नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं संजू शर्मा, हिंदी के अध्यापिका मेरी वर्ल्ड स्कूल से। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था समास का अर्थ, समास शब्द की परिभाषा और समास शब्द की विशेषता। और कल हमने बोला था कि आज पढ़ेंगे हम समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार होते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला होता है हमारा अव्ययीभाव समास, और दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है हमारा द्विगु समास, और चौथा है हमारा द्वंद्व समास, पांचवा है हमारा कर्मधारय, और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। ये हमारे समास के 6 प्रकार होते हैं। इनको सबसे शॉर्ट तरीका है इनको याद करने का। एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि आपको याद रखने के लिए होती है, छोटी ट्रिक होती है समास के 6 भेद याद करने के लिए। द्वंद्वी अब तक, तो द्वंद्वी अब तक इसका मतलब क्या होता है? द्वय। वैसे क्या बन गया आपका? द्विगु समास। नंदी से क्या बन गया आपका? द्वंद्व समास। ऐसे आपका क्या बन गया? अव्ययीभाव समास। वैसे आपका क्या बन गया? बहुव्रीहि समास। तैसे आपका क्या बन गया? तत्पुरुष समास। और कैसे आपका क्या बन गया? कर्मधारय समास। इस प्रकार से ऐसी छोटी ट्रिक जो आपको एग्जाम में भी याद रखने के लिए अच्छी रहती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आते हैं कि समास के 6 प्रकार होते हैं और ये इनके नाम होते हैं। तो नाम याद रखने के लिए हमें ये ट्रिक अपनाई है ताकि आपको याद रहे, लंबे समय तक आप भूले नहीं कि समास के 6 नाम कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, उसमें उसकी परिभाषा क्या होती है, या किस प्रकार से काम में आता है। अब हम जानते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी कल हमने पढ़ा था, वीडियो देखा था आपने, कि जिसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पहला या दूसरा, या किसके कारण उसकी मान्यता होती है समास की। तो इस अव्ययीभाव समास में क्या होता है, क्या देखना? सिर्फ आपको पहला पद देखना है कि प्रधान है या नहीं है, और अव्यय देखना है। अव्यय जैसे हमने बताया था, अव्यय क्या होते हैं? जो मतलब अव्ययीभाव समास में एक बात होती है कि अव्ययीभाव समास की विशेषता होती है कि वो किसी भी कारक के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण या क्रिया के कारण वो शब्द परिवर्तित नहीं होते, यानी शब्द बदलते नहीं है, वो होते हैं अव्यय शब्द। तो अव्ययीभाव समास की एक विशेषता है कि उसमें पहला पद अव्यय होता है। एक विशेषता और होती है इसके अंदर कि पहला जो पद है वो उपसर्ग होता है, कि एक शब्द में दूसरे जो आगे उसके उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, कि एक शब्द में उसके आगे उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बनाया जाता है, उससे भी हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसकी पहचान 2 तरीके से होती है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे हमने लिखा है समस्त पद और समास विग्रह है। अब इसमें देखिए, जैसे आजन्म, आजन्म, इसमें पहला पद कौन सा आपका? आ, ये हमारा पहला पद है, और जन्म क्या है? दूसरा पद। अब इसमें क्या देखें? आजन्म, आजन्म यानी इसका समास विग्रह करते हैं जन्म से लेकर। अब आप इस शब्द को, कि एक ऐसा शब्द अव्यय शब्द है जिसको किसी भी लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण या क्रिया के कारण परिवर्तित नहीं होता है वैसा का वैसा ये शब्द रहता है। तो ये आ उपसर्ग लगा हुआ यहाँ पे, कि आ क्या है? यहाँ पे उपसर्ग का काम कर रहा है। इस जन्म शब्द के आगे यानी उपसर्ग लगाकर हमने क्या बना दिया? जन्म, आजन्म बन गया, यानी जन्म से लेकर। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यथा समय, यथा समय ये समस्त पद है यथा समय में, और इसका समास विग्रह होता है समय के अनुसार। अब इसमें देखिए, पहला पद कौन सा है? ये। दूसरा पद कौन सा है? समय। तो उसमें हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी जो किसी वचन के कारण, लिंग के कारण, क्रिया या कर्म के कारण बदलते नहीं है, वो अव्यय कहलाते हैं। यानी यथा में आप कोई लिंग लगाइए, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, परंतु ये परिवर्तित नहीं होगा। समय आपका क्या है? समय यानी पहला पद प्रधान भी है
और पहला पद अप्रिय है और पहला पद उपसर्ग का भी काम कर रहा है। समय आपका दूसरा पद है। अब कई बार समास में क्या होता है, ये दो एग्जाम्पल है हमारे, ऐसे कि उपसर्ग लगा के या इसमें अव्यय शब्द होना चाहिए पहला। अब ये मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया साफ साफ। अब आप कहोगे कि ये इसमें तो साफ साफ एक जैसे शब्द है, इसमें तो कोई अव्यय नहीं है। ये क्या है कि जैसे कई बार शब्दों की आवृत्ति एक जैसी हो जाती है, जैसे कि साफ साफ एक जैसे शब्द है दोनों, और इसका विग्रह क्या हुआ, बिल्कुल साफ। ऐसे शब्द भी क्या होते हैं, कभी कभी अव्ययवाद समास में काम आते हैं, अव्ययवाद समास का काम करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गली गली, यानी प्रत्येक गली। इसमें भी क्या हो रहा है, शब्द दो बार दोहराए जा रहे हैं, एक ही शब्द दो बार आए हैं, तो ये ऐसे शब्द भी कई बार अव्ययवाद समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आज आपका अव्ययवाद समास। अब हम दूसरा समास पढ़ते हैं, समास का दूसरा वेद द्विगु समास। इसमें क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है, किस प्रकार हम इसकी पहचान करते हैं, किस प्रकार इसके आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व पद, पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, संख्या होती है इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ। तो यह समास, पहला तो इसकी विशेषता क्या है, ये संख्यावाची होते हैं। दूसरा क्या होता है, यह समास समूह है, यानी एक ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं, ग्रुप का बोध कराता है, समूह का। फिर क्योंकि समस्त पद से समूह का बोध हो जाता है, फिर जो संपूर्ण पद बनता है, इसका समस्त पद बनता है, वो एक ग्रुप का, एक समूह का बोध कराता है, आपको उसके बारे में बताता है कि ये पहला पद संख्यावाची होता है। उसके बाद में सारा का सारा जो पद है, पूरा समास का जो शब्द है, वो आपको एक समूह के बारे में बताता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसका समस्त पद है, मान लो समस्त पद क्या है, चौराहा। तो इसमें आप लोग देखेंगे चौराहा के अंदर चौ, ये क्या है, चार, चार का बोध करा रहा है कि चार क्या है, संख्या। अब राहा, राहा का मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी क्या करोगे विग्रह आप, चार राहों का समूह है, यानी जहाँ पर चार रास्ते आकर मिलते हैं, उस ग्रुप को, उस समूह को क्या कहते हैं, चौराहा। तो आया समझ में कि पहला पद हमें क्या बताया था कि संख्यावाची यानी पूर्व पद, पूर्व पद है चौ, ये चार, ये संख्यावाची हो गया, और राह का मतलब रास्ता, यानी चार राहों का समूह। अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए, त्रिकोण, त्रिकोण, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, कोण मतलब कोणों का समूह, जहाँ तीन कोण होते हैं, तो इसका विग्रह क्या होगा, तीन कोणों का समूह है। ये पूरा का पूरा त्रिकोण शब्द आपको किसका बोध करा रहा है, एक समूह का, एक ग्रुप का बोध करा रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पंचवटी, जहाँ पर 5 वटों का समूह है, सप्तशती, जहाँ पर सात दोहों का ऐसे समाहार होता है। तो इस प्रकार से शताब्दी, जहाँ पर 100, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर ये पहला पद संख्यावाची दिखाया जाता है और एक समूह का बोध कराते हैं। जैसे सतसही है, सतसही आपने सुना होगा, बिहारी जी के दो ही होते हैं। तो सतसही का मतलब क्या होता है कि सतसही यानी 700 दोहों का उसके अंदर समाहार है। 700 दोहों की वो एक किताब बनी हुई है, बुक है, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, सतसही। त्रिफला यानी तीनुफल। पंजाब, पंजाब हमारे एक राज्य है जिसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब, यानी कुछ लोग बोलते हैं 5 नदियों का समूह है, कुछ बोलते हैं 5 आबों का यहाँ पे समूह। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। इसकी वीडियो हम आपको ग्रुप के अंतर्गत भेज देंगे। सभी बच्चों को इस वर्क को लर्न करना है और अपने फिर नोटबुक के अंदर करना है। ओके, हम समझ में आ जाएगा। कल हम इसके आगे के 4 प्रकार उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।